सबसे पहले तो मैं दैनिक जागरण परिवार का बहुत आभार और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जावेद साहब को यहां आमंत्रित किया। मगर बहुत अफसोस की बात है कि शबाना जी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से और कल रात तक उन्होंने कोशिश की कि अगर स्वास्थ्य थोड़ा संभल जाए तो वो स्वयं यहाँ हाजिर हों। दूसरा, अनंत विजय जी का भी बहुत व्यक्तिगत तौर पे मैं आभारी हूँ कि उन्होंने जावेद साहब को इस महफिल के लिए याद किया। जावेद साहब पर ये किताब लिखने में सबसे बड़ी बात तो ये कि समीर भाई के सामने बोलना बड़ी बात है, क्योंकि मुझसे बेहतर जावेद साहब को समीर साहब समझते हैं। मेरे ख्याल से बरसों का उनका एक दूसरे का साथ है। वो मैंने देखा है कि IPRS की जो लड़ाई थी तो ये दोनों लोग घंटों बैठ के बात किया करते थे कि कैसे उसको रॉयल्टी को कानून में तब्दील करवाया जाए। और मज़ेदार बात ये होती थी कि उस बातचीत में समीर भाई जो है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल से भी चीज़ों को एनालाइज किया करते थे कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे इसको करना ठीक होगा, इससे फिर ये होगा। तो जावेद साहब को पे ये किताब लिखने के लिए मुझे 6-7 बरस का वक्त लगा। और वो ऐसे विराट व्यक्तित्व के स्वामी हैं जिसकी परत दर परत आपको एक नए जावेद अख्तर से आपकी मुलाकात होती है। उन्होंने ज़िंदगी में जो स्ट्रगल देखा वो ऐसा था कि अक्सर मैं कहा करता हूँ कि भूख लगती नहीं दिखाई देती थी। उस दौड़ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को निकाला और फिर कामयाबी के इस शिखर तक पहुँचे। तो उनकी जो ये यात्रा है उसमें पर सेकंड उन्होंने अपने आप को पर सेकंड अपने आप को न सिर्फ रिनोवेट किया बल्कि एक जंग के लिए तैयार किया और बहुत कुछ सीखा जो बीते हुए पल से उसको आगे अपनी ज़िंदगी में वो उतारा है। तो आप जब उनके बहुत सारे, अब तो सोशल मीडिया है, जब उनके बहुत सारे डायमेंशन पे विचार सुनते हैं या बातचीत सुनते हैं तो आप ये पाएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी विरासती जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाया है। कम लोगों को पता है कि उनके जो परदादा थे फजले हक खैराबादी, जिनको काला पानी की सज़ा हुई थी, उन्होंने काला पानी जाने के पहले यानी 1857 की आज़ादी का झंडा बुलंद करते वक्त एक घोषणा पत्र पहली आज़ादी के लिए जारी किया था, जिसमें अनंत भाई ये लिखा गया था कि अगर हमको ये युद्ध में विजय प्राप्त होती है तो हम बहादुर शाह जफर उसका नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने लिखा था कि हम गोकशी को पूरी तरह बंद कर देंगे। और बलवीर पुंज ने अभी अपनी किताब में ये रिसर्च करके कोट किया है। तो वहाँ से लेके अब तक जावेद अख्तर, हालांकि वो एक नास्तिक आदमी है, पर आस्थाओं में उनकी ज़बरदस्त आस्था है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जितने खुले दिल से तमाम हमारी सांस्कृतिक विरासत को अपने साथ रखते हैं, वो ऐसे शख्स का मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने मुसलमानों के बीच जाके ये कहा है कि भाई ये जो आप अपने बच्चों का नाम ओसामा बिन लादेन पे रखते हैं, ऐसा क्या काम किया है ओसामा बिन लादेन ने कि आप उसका नाम अपने बच्चों के नाम पे रखते हैं। ये 20,000 मुसलमानों के बीच ये बात कहना, ये साहस का काम है। तो उनका एक बहुत ज़िंदगी के प्रति, अभी पाकिस्तान का किस्सा है, वहाँ पाकिस्तानियों के बीच जाके कहा उन्होंने कि भैया क्या किया आपने मेरे शहर में और उसके बाद आप हमसे उम्मीद करते हैं। और फिर ये भी कहा कि हम लोग तो मेहंदी हसन का करते हैं, लेकिन आपने लता के कितने कार्यक्रम किए। तो कहने का मतलब ये है कि उनके जितने जैसे जैसे आप उनके व्यक्तित्व को समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक समग्र दृष्टिकोण, एक फेयरनेस उनके विचारों में है। अच्छा सर, एक हमेशा होता है कि घर में बाहर आदमी कितना भी शेर हो, घर में तो मार्किन होती है। किताब आपने लिखी है जावेद साहब पे, लेकिन समर्पित की है शबाना जी को, तो इसके पीछे क्या कारण रहा? नहीं, इसके पीछे कारण ऐसा नहीं है। वो असल बात ये हुई कि ये किताब लिखने की जो प्रेरणा है वो मुझे शबाना जी ने दी। जब हम लोग बैठ के कई विषय पे बातचीत करते थे, वो अनौपचारिक मुलाकातें होती थी, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आपको इसको एक किताब की शक्ल देना चाहिए। तो इसके पहले एक किताब हमने की थी ख्वाब के गांव में। तो असल में उनका जब
69 या 70 बर्थडे था, तो हमने कैलीग्राफी में उनकी कही हुई बातें जो बातचीत के दौरान उन्होंने कही थी, उसको मैंने एक ऐसे ही किताब की शक्ल दी थी। वो बहुत फिर वो पब्लिशर मिल गए, वो छप गई, वो बहुत बिकी भी। तो उन्होंने फिर मुझे ये कहा, जब उनका 75 बर्थडे था, उसके पहले मतलब तब वो शायद 71 के हुए होंगे, कि आपसे इतनी निकटता है और आपसे इतनी खुल के बात करते हैं और आप इतना नोटिस करते हैं इनकी बातों को, तो आपको एक किताब लिखना चाहिए जावेद साहब पे। और फिर इस तरह ये जादूनामा की शुरुआत हुई। अच्छा, आप इतने करीबी हैं, बात रिश्ते हाँ। की हुई शबाना जी से। एक रिश्ता उनका सबसे करीबी और रहा, वो रहा सलीम जी के साथ। सलीम जावेद ये जी। जोड़ी थी, इस जोड़ी हिट रही। जी अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, जब जोड़ी टूटी तभी जी। बहुत बात हुई। जी और उस डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए, ये मेरा परसेप्शन है, जी। गलत हो सकता है, मुझे जी। ऐसा लगा कि जावेद जी बहुत कैलकुलेटिव और अगर मैं कोटेड टर्म्स में कहूँ तो प्रोफेशनल हैं। हाँ ठीक है, जिसको शायद नेगेटिव हाँ। कोनोटेशन के हाँ। साथ भी देखा जाए। हाँ तो ये एक तो मैं इस रिलेशन के बारे में अगर आप कहना चाहें कि हाँ। टूटने का एक कारण क्या रहा हाँ, होगा, क्योंकि मिस्ट्री अभी भी है। हाँ। दूसरा, अगर सलीम साहब साथ में नहीं होते तो क्या जावेद अख्तर होते जो आज हैं? नहीं नहीं, दो बातें मैं आपको बता दूं। एक तो ये है कि सलीम साहब जो हैं, उनकी ज़िंदगी में बड़े भाई की भूमिका में रहे हमेशा, और उन्होंने कई दफ़े ये बात कही है कि सलीम साहब की जो वाइफ हैं वो उनके लिए मदर फिगर थी और हैं। रही बात कि ये जोड़ी क्यों टूटी, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कि शायद जावेद साहब पोइट्री की तरफ जाना चाहते थे और फिर सलीम साहब को ये लगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग हम लोग साथ में कर रहे हैं, फिर उसके साथ एक काम और हो, ये एक वजह हो सकती है। पर जहाँ तक जावेद साहब का सोच है, तो उन्होंने हमेशा इसका कोई बहुत कारण कभी जिक्र नहीं किया उन्होंने। और उसको ऐसा मत मानिए आप कि वो बहुत प्रोफेशनल है, ऐसा मानिए कि वो जिसकी इज्जत करते हैं उसकी बहुत दिल से इज्जत करते हैं। तो वो उनके यहाँ जो अवध की परंपरा है जिस तरह की लोगों को सम्मान देने की, तो फिर न तो वो आत्म प्रशंसा करते हैं, न किसी की आलोचना बहुत सख्त लहजे में करते हैं। सर, जावेद अख्तर साहब को जो हम लोग जानते हैं, जो हमने शुरू में जाना या जो अभी भी लोग जानते हैं, शोले, जंजीर, तो वो जो पटकथा लेखक के रूप में, जैसा अभी नवीद भाई ने कहा कि सलीम जावेद की जो जोड़ी थी, उसके बाद वो 80 का दशक आता है। हालांकि वो पोएट्री लिखते थे, शायरी लिखते थे, लेकिन खुद के लिए लिखते थे। हाँ, उसके बाद सिलसिला फिल्म बनी, और उसमें क्योंकि साहिर साहब उस समय नहीं थे या बीमार थे, तो फिर जावेद अख्तर से कहा, उनको लता जी ने हाँ, सजेस्ट किया था, यश किया। चोपड़ा जी को। जी। तो उसके बाद 80 के बाद एक जावेद अख्तर हम लोगों को मिलते हैं गीतकार के रूप में, जो अभी तक हैं। आप जब उन पर किताब लिख रहे थे, तो आपको जावेद अख्तर का कौन सा पक्ष ज़्यादा मजबूत लगा, वो जो एक पटकथा लेखक का था या वो जो गीतकार का है? और क्या वो उस पटकथा लेखक के किरदार को, क्या उस पटकथा लेखन को वो मिस करते हैं अभी? दो बातें मैं बताऊं। मैं हमेशा जावेद साहब से कहता हूं कि अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को फिल्मों में न लगाया होता, तो शायद एक बहुत अच्छा समाज सुधारक, चिंतक और विचारक हमको मिलता। फिल्मों से जो उन्होंने हासिल की कामयाबी, उसके बजाय अगर वो अपनी ज़िंदगी समाज को के लिए लगाते, तो समाज बहुत कुछ हासिल कर सकता था उनसे। एक बात। दूसरा ये है कि मेरा ये मानना है कि जब वो जो काम करते हैं वो इतने परफेक्शन से करते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि जावेद अख्तर पटकथा लेखक के रूप में ज़्यादा ठीक हैं, गीतकार के रूप में ठीक हैं, या वो जब IPRS के तहत लड़ाई लड़ रहे थे कानून बनवाने के लिए, और जैसा मैंने पहले कहा कि समीर भाई का भी बड़ा योगदान है उसमें, तो तब वो ज़्यादा मतलब मुझे कभी कभी उनके उस दौरान जब वो दिल्ली विल्ली की यात्रा करते थे, तो मुझे लगता था कि कहीं राजनीति में नहीं चले जाएं। इतने तो नेताओं से मिलते थे वो, और मतलब एक कानून बनवाने में लगे। वो एक आदमी है जो लगा हुआ है कि साहब मैं कानून बनवाऊंगा, और जिसको ये पता नहीं है कि कानून बनता कैसे है, वो तमाम लोगों को इकट्ठा करना, उनसे अपनी बात करना, फिर मुंबई से लोगों का आना, मतलब वो पूरी तरह जैसे एक फुल टाइम पॉलिटिशियन काम करता है, इस तरह काम करते थे। तो ये एक मतलब कहना चाहिए कि उनका परफेक्शन है कि वो जो भी करते हैं इतना परफेक्टली करते हैं कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये काम उन्होंने कमतर किया और ये बहुत बेहतर किया। अच्छा, वो बहुत अच्छे किस्सा गो भी हैं, और
उनकी किस्सा गोई तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, आजकल रील का दौर है। तो जब उन पे आप किताब लिख रहे हैं और उनके विशेष उन पर बात हो रही है, तो वो किस्से भी निकलते होंगे, चाहे वो किशोर कुमार के किस्से हों या अमिताभ जी के किस्से हों या जो भी फिल्मी दुनिया के किस्से हैं जो वो सुनाते हैं। तो उन किस्सों से उनकी कहानी निकालना कितना मुश्किल था कि उस कहीं वो किस्सों में उधर खो ना जाए, उनसे उनका इनपुट लेना, वो कितना मुश्किल काम लगा आपको? देखिए, दो बातें हैं। एक तो वो वो डिक्टेट भी कर देते होंगे कि अरे यार इसको हटाओ, इसको छोड़ो। नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इसमें जो इंटरव्यूज़ हुए उसमें ज़रूर सलाह दी कि किन किन लोगों से मुझे बात करना चाहिए, और एक आध दो लोगों का थोड़ा सा समय मिलना मुश्किल था तो उन्होंने वो अरेंजमेंट ज़रूर किया। पर उन्होंने किसका नाम सजेस्ट किया उनको? हाँ, उन्होंने बहुत सारे लोगों का नाम सजेस्ट किया था, अमिताभ बच्चन से लेके अनिल कपूर तक। पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप ये सवाल पूछिएगा, ये मत पूछिएगा। न उन्होंने कभी ये कहा कि ये रखिए और ये हटा दीजिए। इवन दो एक बार जब इसकी डमी तैयार हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप एक नज़र देख लीजिए, तो उन्होंने कहा कि आपके सामने तो मैं पूरी खुली किताब हूँ, आपने जो ठीक समझें वो आप लिखिए, और इससे मुक्त होकर लिखिए कि अच्छे ये बुरे से आपके मेरे रिलेशन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। अच्छा, राइटर की जो रजत ने आपसे बात पूछी थी कि पटकथा लेखक या गीतकार, अच्छा सामान्य तौर पे ये मानते हैं कि आर्टिस्ट जो भी हैं उनकी निजी ज़िंदगी का असर अक्सर उनके काम पे आता है, तो रिश्ता जुड़ना या रिश्ता टूटना निखारता या बिगाड़ता है। हनी ईरानी से उनका रिश्ता टूटना, शबाना आजमी से जुड़ना, ये उनके गीतकार या पटकथा लेखक के तौर पे आप देखें, क्या उसके बाद कोई फ़र्क नज़र आता है या उनकी जर्नी एक सी ही थी? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि हनी जी ने खुद इस किताब में कहा है कि कुछ लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, हम बिना वजह उनको पति पत्नी बना लेते हैं। तो जहाँ तक शबाना जी से शादी के बाद उनकी जो वैचारिकता है उसको जीवन मिला है, और अभी भी बहुत अच्छे रिलेशन हैं उन लोगों के आपस में। दोनों लोग, शबाना जी और हनी जी भी मिलते हैं लगातार, और कई बार साथ में यात्राएं भी करते हैं। तो ये बात निश्चित तौर पर है कि शबाना जी के आने के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत सवरी, और बल्कि अनुशासन बहुत आया उसमें। चलिए, आखिरी सवाल के साथ फिर हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। एक मेरे मन में हमेशा से रहा, एंग्री यंग मैन जो है उन्होंने एस्टेब्लिश किया इन दोनों ने, लेकिन एंग्री यंग मैन से पहले की जब पिक्चरें देखें तो हीरो था, विलन था, और एंग्री यंग मैन आने के बाद विलन के साथ सिंपैथी कहीं ना कहीं क्रिएट होनी शुरू हुई। अंत जरूर मोरलिस्टिक ही हुआ है कि ठीक है विलन को मरना ही है, लेकिन विलन जो है हीरो बनने शुरू हो गए थे। तो समाज में जो वो विलन को हीरो की तरह सेलिब्रेट करने का दौर क्या उनके लेखन से नहीं शुरू हुआ? कहीं नहीं, उनके लेखन से समाज में विलन का सेलिब्रेट करने का दौर तो शुरू नहीं हुआ, पर विलन की एक आइडेंटिटी बनी। और आइडेंटिटी के अलावा एक खासियत और थी कि उनके जितने भी विलन थे वो सब अनलॉजिकल थे। कम लोगों को पता होगा कि गब्बर सिंह डाकू क्यों बना, ये किसी ने गौर नहीं किया है। किसी ने गौर ये नहीं किया कि मुकेम्बो क्यों है, मगर उन्होंने इस तरह से उस कैरेक्टर की रचना की कि लोगों का उसके बैकग्राउंड पे या उसकी मतलब उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया कभी, वो फिल्म के हिस्से की तरह लगे। तो ये उनकी खास बात थी। उन्होंने जितने भी कैरेक्टर लिखे, और ख़ास करके मुकेम्बो, गब्बर सिंह, ये तेजा, ये सब समाज की किसी न किसी बुराई का प्रतीक थे, इसलिए वो स्वीकार हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, चूंकि ये छोटा सेशन था। अरे और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा आपके साथ बातचीत कि करते मतलब हुए एक बार फिर से बहुत मजा आया। जी।